हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज का क्लास बायोलॉजी का होने वाला है। बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 15 आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। 15 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको कैसे भी करके इसको याद कर लेना है। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक बार दो बार पढ़ेंगे खुद ब खुद याद तो हो जाए, क्योंकि ये सब प्रश्न आप पहले भी एक दो बार पढ़ चुके होंगे। क्योंकि आप कोई ऐसा तो नहीं है कि आप अभी शुरू कर ले, आप पूरे साल पढ़ाई किए हैं तो आप तो बहुत अच्छी तरह तैयारी किए होंगे। चलिए लिखता है। सबसे पहले अभी बता दे रहे प्रश्न जो होगा वो आ सकता है एग्जाम में, इसलिए सबसे पहला प्रश्न लिखिए कि इन्फ्लुएंजा रोग के लक्षण लिखे। ये बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों लाए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा रोग जो है इसका लक्षण आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सबसे पहला जो बायोलॉजी होता है ना, ये आपका है बायोलॉजी। ये आपका क्या है? ये आपका है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में जो प्रश्न होता है वो कहाँ से ज़्यादा से आता है? इसमें जो ज़्यादा आता है वो आपका जो मेंडल का जो नियम होता है, एक होता है मेंडल यानी कि जो भी इतने नियम होते हैं ना, नियम मेंडल नियम, ये आपका इंपॉर्टेंस थोड़ा होता है मेंडल नियम। और एक होता है आपका रोग वाला सेक्शन। रोग से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इन दोनों से तो लगभग 1 2 3 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों को हमेशा क्लियर करके रखना है। चलिए इसको देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा रोग के लक्षण क्या हो सकते हैं। बताइए ये लक्षण। तो इन्फ्लुएंजा संक्षेप में इसे हम फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षेप में इसे हम फ्लू के भी नाम से जानते हैं। यह वायु के माध्यम से बहुत तेज़ी से फैलने वाला विषाणु जनित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक की झिल्ली तथा श्वास नली को प्रभावित करते हैं। फ्लू के विषाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रोगों के खांसने, छींकने, हंसने तथा जोर से बोलने पर वायु के माध्यम से तथा रोगी के रुमाल व तौलिया आदि का प्रयोग करने से पहुंच जाते हैं। इसलिए बोलते हैं हम हर लेक्चर में बोलते हैं कि आपको तौलिया दूसरे का प्रयोग नहीं करना है, टूथब्रश नहीं करना है, यानी कि जो चीज़ आप रुमाल नहीं प्रयोग करना है, चाहे कैसा भी हो रुमाल किसी का प्रयोग करना ही नहीं है, चाहे अपने घर में का क्यों नहीं का दूसरे का, क्योंकि हो सकता है इससे आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत सारा समस्याओं का सामना कर सकता है, रोग भी आपको हो सकते हैं। रोग के लक्षण, अब चलिए इसका लक्षण देखते हैं। रोग के प्रारंभ में जो होगा, अगर मान लीजिए आपका इन्फ्लुएंजा रोग है तो प्रारंभ में आपको छींक आएगी, छींक के बाद जुकाम, सिर दर्द और नेत्र में पीड़ा और देखिए नेत्र अभी इतना ही, नेत्र में पीड़ा के साथ नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में भारी कठिनाई होती है, भारी बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। अब सांस लिया ना, जब लगा आप कैसे जिएंगे यार, सब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो जिएंगे कैसे। धीरे धीरे शरीर के अन्य भागों में पीड़ा होने लगती है, सभी भागों में। नेत्र व नाक से पानी बहने लगते हैं। नेत्र जो होगा आपका, जो आँख होगा उससे थोड़ा पानी गिरेगा और नाक से भी पानी तो गिरता ही है, ऐसा सर्दी में गिरता, लेकिन आपको हमेशा गिरेगा। अगर ये रोग हो गया, क्या नाम दिया है इसका? इन्फ्लुएंजा बहुत खास है इसका। अब कहेंगे भैया रोग भी खास होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। शरीर बेचैन और कमज़ोर हो जाता है। शरीर क्या होता है? बेचैन और कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ आप कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो पढ़ाई वाला काम हो, चाहे शारीरिक मानसिक, मन ही नहीं लगेगा। अगर मानसिक भी काम होगा तो भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप मोबाइल भी नहीं चला पाएंगे। बाद में ज्वर भी आता है। अब कहते हैं ज्वर से बहुत बच्चे जो नहीं समझ पाते ज्वर किसे होगा। ज्वर बोलते हैं जो आपका बुखार होता है ना, इसको बोलते हैं ज्वर, जो 3 से 4 दिन में उतर जाता है। 3 से 4 दिन के लिए लगता है ज्वर, उसके बाद खुद ब खुद उतर जाता है। कभी कभी खांसी बाद में निमोनिया तथा ब्रांकाइटिस में बदल जाती है। देखिए ऐसा बाद में मान के चलिए आप इसे बहुत सारे, आप कभी ना कभी हॉस्पिटल में गए होंगे किसी न किसी से मिलने से, बहुत सारे लोगों को आप ऐसे देखेंगे जो हॉस्पिटल में गए हुए हैं और वहाँ पे एक रोगी है जो मान के चलिए उसको सब बुखार लगा हुआ है, को बहुत गंभीर बुखार लगा हुआ है और बुखार में पीड़ित है। उसके बाद कोई आदमी जा रहा है, उसके बाद जा रहा है कि अच्छा मलेरिया हुआ है, इसके बाद कैंसर भी होता है और वो खुद ही मर जाएगा। वो उसके साथ ऐसा बात करोगे यार कि अब ऐसा कुछ करना चाहिए जो उसका हिम्मत मिले। वैसे ही हिम्मत उसका टूटा हुआ है, उसका बोलेंगे कि इसके बाद ये भी होता है तो और भी और डर जाएगा। उसके सामने बोलना चाहिए कि अरे निमोनिया हुआ बस, ये तो 1 दिन में खत्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा हो जाता है। आपकी अगर मौका मिले तो ऐसा जरूर करिए। आगे देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, परिभाषित करें। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको परिभाषित करने के लिए आपको कहा जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं कि इंटरफेरॉन्स आखिर होते क्या है। इंटरफेरॉन्स कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा संवर्धित एक ग्लिकोप्रोटीन व पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंटरफेरॉन के उपयोग वायरस संक्रमण के लिए रोग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। इनका आइवक्स तथा जो लिंडमैन ने, जो आईएक्स और दोनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1997 में 1957 में एक प्रकार की प्रोटीन का पता लगाया। क्योंकि साइंटिस्ट का काम ही होता है पता लगाना, आविष्कार करना, खोजना, क्या है कि पता लगाया। और चूंकि इसने अंतकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका, इसलिए इसको इंटरफेरॉन्स कहा जाता गया। ऐसा समझा जाता है कि इंटरफेरॉन्स विषाणु के केंद्रकीय अम्ल संश्लेषित तंत्र को बाधित
करता है, किंतु यह किसी प्रकार भी कोशिका के अपाशय में कोई विघ्न नहीं डालता। यह भी निश्चित हो चुका है कि इंटरफेरॉन्स कोशिका के बाहर उपस्थित विडियोन्स आदि को उस किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं करते हैं, न ही संक्रमण रोकने के लिए न रोकने में और किसी प्रकार का सक्षम में। यह कोशिका के अंदर ही क्रिया करते हैं, अर्थात केवल अंतःकोश के क्रिया ही करते हैं ये, और कुछ तो करते नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये तीसरा नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बी लिम्फोसाइट के बारे में बताइए। बी लिम्फोसाइट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आ सकता है प्रश्न, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए इसमें बी लिम्फोसाइट को बी कोशिकीय भी कहते हैं। बी कोशिकीय भी बोलते हैं क्या, बी लिम्फोसाइट को हम। यह पक्षियों में चूजे, जो छोटे बच्चे होते हैं, चूजों के निचले जठरांत क्षेत्र, जो पेट का जो अंदर का भाग होता है, जठरांत क्षेत्र स्थित एक ग्रंथि वैब्रेसिव प्रवृत्ति में विकसित होती है। बी सेल्स की सतहों पर कुछ रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिनके सहायता से इनमें एवं टी सेल्स में क्या कि अंतर किया जा सकता है। इन लसिकाणुओं की जीवन अवधि 5 से 7 दिन की होती है, कितने 5-7 दिन के होते हैं, जबकि टी सेल्स कई माह अथवा वर्षों तक जीवित रह सकती है। परिसंचारी क्या कि लसिकाणुओं में लगभग क्या 65% से लेकर 80% टी सेल्स तथा शेष में अधिकतर बी सेल्स तथा कुछ प्रतिशत में दोनों ही प्रकार की अपरिपक्व कोशिकाएं होती है। और बी सेल्स तरल प्रकृति की प्रतिरक्षा अनुक्रिया करते हैं। बी कोशिका के पृष्ठीय का घटकों के उत्पादन जीन्स में नियंत्रण रहता है, जिन्हें प्रतिरक्षित अनुक्रिया जीन्स कहते हैं। मनुष्य में क्या कि प्रतिरक्षित अनुक्रिया जीन्स विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो 4 नंबर प्रश्न है कि SCID को परिभाषित करें। SCID को आपको परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है, कैसे परिभाषित करेंगे SCID को। तो SCID उग्र संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता, यह जन्मजात क्या ये जन्मजात अपसमानताएं है जिसमें बाल्यावस्था में है एवं बी लिम्फोसाइट नहीं होते हैं। अतः ऐसे शिशुओं में कोई भी जो संक्रमण होता है आसानी से हो जाता है, कोई भी संक्रमण हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है अगर इस तरह से, तथा यह अति भयानक स्वरूप धारण कर सकता है। टी लिम्फोसाइट के अभाव में इसे ड्राई जॉर्ज सिंड्रोम एवं बी लिम्फोसाइट के अभाव में इसे एगोमेगलुलिनिया रोग भी कहते हैं। ठीक है, जॉर्ज क्या कि डाई जॉर्ज, ये बहुत नाम इसको इस बार याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताते हैं, देखिए अगला प्रश्न, एड्स पर नियंत्रण के उपाय बताइए। एड्स, अगर एड्स आपको हो गया है तो ये कैसे आपको, ये अगर अनैतिक यौन क्रिया से होता है, क्योंकि आप हर लड़की के साथ आप संबंध बना रहे हैं, तो ये बहुत अब जाहिर सी बात हो सकती है, आप लड़की या हर लड़के से संबंध बनाएंगे तो ऐसा तो हो ही सकता है। एड्स पर नियंत्रण के उपाय, इसके लिए संबंध बनाने से बहुत सारी चीज़ों का होता है, पहले पता लगाना जरूरी होता है, नहीं तो फिर भी आप एड्स के शिकार बन सकते हैं। एड्स पर नियंत्रण के क्या क्या उपाय है, कैसे हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहला, एड्स पर नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका आदि नहीं बनाया, इतना खतरनाक है कि कोई टीका इस पर अभी बना ही नहीं है। दूसरा, किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, तथापि संभोग के समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ये भी आपका जो है सबसे पहले एड्स के नियंत्रण के उपाय, दूसरा उपाय में आता है। तीसरा, एक बार उपयोगिता, एक बार जो इसका यूज किया गया है, कोई इंजेक्शन जो होता है इसको यूज किया गया है, तो सुई का जो प्रयोग होता है दोबारा नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे आप डॉक्टरों को देखते होंगे जो सुई होता है, नीडल होता है, इस प्रकार से उसको चेंज कर देते हैं, उनके उसको निकाल दिए फिर दूसरा लगा दिया। सीरीज जो होता है वो सेम होता है, उससे कोई बात नहीं होती। जो नीडल जो होते हैं सुई, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन उसी से होता है। और चौथा, एड्स संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से रुधिर दान नहीं करना चाहिए। यानी कि रुधिर दान करने का मतलब जो खून होता है वो एक दूसरे के, जैसे आपका ए बी निगेटिव जो भी खून है उसको, जो बगल वाले जो व्यक्ति हो उसका ए बी निगेटिव वाला खून है तो उसको आपको नहीं देना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से भी एड्स का होने का संभावना आती है, क्योंकि उसके पास हो रहेगा वो भी सेम आप में डिलीवर हो जाएगा। पाँचवा, रुधिर आदान प्रदान से पूर्व रुधिर का जो HIV मुक्त होना आवश्यक है, अर्थात इसकी पूरी जाँच अनिवार्य है कि इसमें कौन सा खून है, इसका कैसे उपयोग होता है, इस पूरा का जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको रुधिर आदान प्रदान करना है। और आगे देखिए अगला प्रश्न, सक्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? सक्रिय प्रतिरक्षा को आपको परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है कि सक्रिय प्रतिरक्षा होता क्या है। चेष्टा सक्रिय प्रतिरक्षा, शरीर की अपनी प्रतिरक्षा सक्रिय होती है क्योंकि इनके लिए उपयुक्त एंटीबॉडीज का संश्लेषण स्वयं शरीर में होता है। शरीर के जो बॉडीज आपके होते हैं उसके अंदर ही होता है। यह स्वास्थ्य प्रतिरक्षा रोगग्रस्त हो जाने पर इसे के ठीक हो जाने के बाद विकसित होती है। यह प्रतिरक्षा
जन्मजात होती है, यानी कि ये जन्म से ही होती है। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो कि आप बहुत बड़े होने पर आपका उपार्जित रोग उसको बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों के तनु विलयन या मातृ सूक्ष्मजीवी या रोग उत्पन्न करने वाले उनके उपापचयी पदार्थों का क्या कि इंजेक्शन देने से भी सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है वह विकसित हो जाती है। इन्हें शॉट कहते हैं या हैजा, खसरा, डिप्थीरिया, रैबीज, टाइफाइड, कुकर खांसी आदि रोगों से प्रतिरक्षा के लिए इसे दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न पर। इसी तरह से सभी प्रश्न को आप समझेंगे। देखिए 7वां प्रश्न क्या करा है कि सक्रिय प्रतिरोध क्षमता के स्रोत बताइए। सक्रिय जो प्रतिरोध क्षमता के जो स्रोत है वह बताना है आपको। तो लिखना है उत्तर में, प्रतिरोध क्षमता का स्रोत इस प्रकार की प्रतिरोध क्षमता शुद्ध एवं मूल प्रतिनोजनों के शरीर में प्रवेश कराने के उपरांत उत्पन्न होती है। प्रतिजन वैक्सीन अथवा मृतक या जीवित पूर्ण रूप से क्रियाशील जीवाणु विषाणु होते हैं। प्राकृतिक, यह प्रतिरोध क्षमता जीवित एवं पूर्ण रूप से क्रियाशील सूक्ष्मजीवों के द्वारा निर्मित होते हैं जो प्राकृतिक रूप से रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि किसी भी रोग को आपको ये उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न कृत्रिम। अब कृत्रिम देखिए, प्राकृतिक देख लिए, प्राकृतिक किए ना, अब कृत्रिम देखते हैं। यह प्रतिरोध क्षमता जीवित, मृतक या क्षीण प्रक्रिया वाले सूक्ष्मजीवों के कृत्रिम रूप से प्राणियों के शरीर में प्रवेश कराने के उपरांत क्या होती है, उत्पन्न होती है। आगे देखिए अगला, कैंसर रोग पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर का जो रोग है उस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। कैंसर रोग जो कि बहुत खतरनाक रोग है एक तरह से बताया जाए तो। एड्स भी कम नहीं है, ऐसा बात नहीं है, एड्स भी बहुत खतरनाक है। अभी तो एड्स का कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। आप यही आपका संकेत काफ़ी है कि वो कितना खतरनाक रोग होगा। अब बात करते हैं कैंसर रोग की। रोग तथा रोग का जो कारण होता है, इस रोग में कोशिका विभाजन अनियंत्रित, अनियमित तथा तीव्र गति से होता है। ये इतना खतरनाक रोग है। ये कोशिकाएं क्रियाकारी भी नहीं होती, अर्थात इनका पूर्ण रूप से विभेदीकरण भी नहीं होने पाता, यानी कि इसको पूर्ण रूप से समाप्त ही नहीं कर सकते। इसका प्रभाव को भले ही कम किया जा सकता है। ये कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों को ग्रहण नहीं करने देती, जिससे उनकी मृत्यु होने लगती है। इस प्रकार के तीव्र कोशिका विभाजन से उस स्थान विशेष या गांठ पर अबुद्ध बन जाती है। शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यंत नियमित एवं नियंत्रित क्रियाविधि के द्वारा होती है। प्रसामान्य कोशिकाओं में यह गुण, जिसे स्पर्श संदमन कहते हैं, दूसरी कोशिकाओं को अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। कैंसर कोशिकाओं में इस प्रकार का संदमन समाप्त हो जाता है। कैंसर का जो कारण कोशिकाओं में उपस्थित ऑन्कोजीन्स, जो ऑन्कोजीन्स होते हैं उसका सक्रिय होना माना जाता है। यद्यपि ऑन्कोजीन्स सभी कोशिकाओं में होती है, किंतु सामान्यतः यह निष्क्रिय होती है, सक्रिय नहीं होती, ये निष्क्रिय होती है। किसी विशेष कारण से ये सक्रिय हो जाती है, कुछ कारण होता है तभी है। यानी कि आप भी सोए हुए होते हैं, जब भी कुछ कारण होता है तो आप उठ जाते हैं। इसी प्रकार से इसको भी कहा गया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कहाँ चल गया यार, इसको तो इसको बता दिए है ना। अगला प्रश्न फटाफट चाहिए, अगला प्रश्न जाइए, ये आ गया बस 9 नंबर प्रश्न। मादक द्रव्य का शरीर पर दुष्प्रभाव बताइए। जो मादक द्रव्य होते हैं इस पर शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसके बारे में बताना है। चलिए बताते ही देते हैं, जब है बताना तो बताएंगे। मादक द्रव्य का शरीर पर दुष्प्रभाव। सभी मादक पदार्थ मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे इनका आदी हो जाता है और बाद में अच्छा होने पर भी सरलतापूर्वक इन्हें नहीं छोड़ पाता, क्योंकि जिस चीज़ की आपको लत हो जाएगी ना, फिर उसको छोड़ना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रत्येक मादक पदार्थ मनुष्य के मस्तिष्क एवं स्नायिक स्थान पर सीधा प्रभाव डालता है। अतः इसके प्रयोग से उसके कार्य क्षमताओं में गिरावट आने लगती है और स्नेह स्नेह उसका शरीर जर्जर होता चला जाता है। वह समय से पहले ही स्वास्थ्य गंवा बैठता है और कम आयु में ही वृद्ध प्रतीत होने लगता है, यानी कि बूढ़ा प्रतीत होने लगता है कम आयु में। यानी कि आप 50 साल है, कोई 50 साल में भी बूढ़ा होता है क्या? ऊपर से दिखाई देने वाली फुर्ती व उत्तेजना अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर व खोखला बनाती रहती है। फिर तो व्यक्ति भोजन की अपेक्षा मादक पदार्थों को अधिक महत्व देने लगता है। जो मादक पदार्थ जो तो गुटखा, सिगरेट, ये सब जो होते हैं मादक पदार्थ, इसको ज़्यादा महत्व देने लगता है, यानी कि खाना से इंपॉर्टेंट इसको समझने लगता है। इससे उसका जो स्वास्थ्य होता है वो तो नष्ट होता ही होता है और उसका जो बुद्धि तो नष्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए भोजन की अपेक्षा और उसके धन की भी हानि होती है। उतना जब धन लगाएंगे किसी मादक पदार्थ में तो हानि तो हो गई, जाहिर सी बात है। तब नैतिक पतन होने लगता है, वह बिल्कुल विवेक शून्य हो जाता है, एकदम निर्बुद्धि हो जाता है। और आगे देखिए, विभिन्न मादक पदार्थ स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार के बुरा प्रभाव डालता है। कई बार तो यकृत जो होता है, लीवर, गुर्दे, किडनी आदि शरीर पर विभिन्न शोधक क्या है आग की विकृत व क्या के रोगों से हो जाता है। अधिकतर लोगों में इनके रोग का जो स्वरूप होता है वो लाइलज होता है। क्या होता है? लाइलज, नाम बहुत फेमस है। देखिए ये देखिए 10वां नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सिफिलिस रोग पर टिप्पणी लिखिए। सिफिलिस रोग जो होता है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। चलिए लिखते हैं सिफिलिस रोग पर टिप्पणी।
क्या कि आतशक या उपदंश, आतशक या उपदंश यानी सिफिलिस इसको बोलते हैं, इसको सिफिलिस को हम आतशक या उपदंश बोलते हैं। ट्रेपिनोमा पैलिडम नामक जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में जनन तंत्र के विभिन्न भागों में घाव हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते। शरीर के अन्य भागों में रोग के विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। उपचार के रूप में प्रतिजैविकों का प्रयोग कराया जाता है। और रोग से बचाव के लिए, अभी रोग से बचाव के लिए कुछ उपाय है जो आपको अपनाने चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। रोग से बचाव के लिए देखिए, संक्रमित व्यक्ति के साथ, संक्रमित व्यक्ति के साथ यानी कि जिसके पास पहले से संक्रमण है, इस बार कुछ हो रहा है, हो चुका है, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। संपर्क नहीं, क्या कि यौन संपर्क नहीं रहना चाहिए। कि जो भी आप संक्रमित व्यक्ति है उस पर किसी भी प्रकार का यौन संपर्क नहीं करना, उसके शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। कहने का मतलब है साथ ही समानता भी यौन संपर्क में निरोध, जो निरोध है जिस प्रकार से वीर्य जो होता है नहीं जाता, विरोध जिसका नाम होता है कंडोम का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी इसे बचा जा सकता है सिफिलिस रोग से। दूसरा है दूषित जो इंजेक्शंस की सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न 11 नंबर, अर्जित प्रतिरक्षा किस प्रकार किस प्राप्ति की हो जाती है। अर्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो असंक्रमणता जो प्राप्त करना इंजेक्शन लगाकर अथवा अन्य किसी विधि से रोगाणुओं द्वारा स्वतः उत्पन्न पदार्थ अथवा रोगाणुओं को ही स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता था। इससे शरीर में स्वतः ही प्रतिरक्षी पदार्थ होते हुए उत्पन्न हो जाते थे जिनसे उन विशेष रोगों को रोका जा सकता है। और एक BCG DPG, देखिए ये अपना नाम है BCG और DPT, चेचक आदि के टीके द्वारा असंक्रमित शिशु अवस्था में हो अर्जित की जाती थी। इसी प्रकार पोलियो की दवा पिलाकर असंक्रमित अर्जित की जाती है। और अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न, मलेरिया से बचने के उपाय बताइए। मलेरिया से बचने के उपाय क्या है। मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया तो सब बचने के क्या क्या उपाय है, चलिए उसके बारे में बात करें। मलेरिया से बचने के उपाय, उपचार। सबसे पहले उपचार देखेंगे, रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, पूर्ण विश्राम। और कुनैन ही इस रोग की एकमात्र औषधि, क्या है, कुनैन ही इस रोग की एकमात्र औषधि समझी जाती है जो लगभग सभी दवाओं में किसी न किसी रूप में होती है। कुछ चिकित्सक जो होते हैं इंजेक्शन लगाकर भी इसका सफल इलाज करते हैं। और इसका बचने के उपाय, चलिए इसका बचने के उपाय देखते हैं। इस रोग में रोगी को कुनैन, कैमोकुरिन या फैल्यूदीन आदि औषधियों को खिलाना चाहिए। ये सब मलेरिया नाशक दवाएं हैं। दूसरा है कि मच्छरों का नाश करना आवश्यक है। मच्छर से बहुत ज़्यादा मलेरिया फैलती है, इसलिए मच्छरों का नाश करने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ उपलब्ध है, उसका प्रयोग करना चाहिए। और अंततः गंदे नालों, कूड़ेदानों तथा गड्ढों में जहाँ मच्छर अंडे देते हैं, मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए वहाँ पे। मिट्टी का तेल जो होता है ना, आप देखते हैं मिट्टी का तेल आपके घर में होगा भी या फिर नहीं हो सकता है, जिससे मच्छर अथवा उनके अंडों वही नष्ट हो जाते हैं। घरों में या अन्य स्थानों में भी जहाँ मच्छरों के निवास का संदेह हो, DDT या अन्य दवाओं का छिड़क कर मच्छरों का नाश करना चाहिए, तभी मलेरिया जो रोग है इससे बचा जा सकता है। नहीं तो फिर आप भी कभी ना कभी मलेरिया के शिकार हो ही जाएंगे। ये देखिए अगला प्रश्न, टाइफाइड रोग का वर्णन करें। टाइफाइड रोग का वर्णन करें। चलिए अब टाइफाइड रोग को समझते हैं। टाइफाइड रोग का वर्णन करें। यह एक संक्रामक जीवाणु रोग है। संक्रामक जीवाणु रोग यानी दूसरों में फैल सकता है। यह निश्चित अवधि तक रहने का कारण इस बुखार को मियादी बुखार भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, इसलिए टाइफाइड जो बुखार होता है इसको मियादी बुखार के भी नाम से जानते हैं। आपको पूछेगा मियादी बुखार, तो जो टाइफाइड का जो आंसर होगा वही लिखना है। बुखार भी कहा जाता है। साल्मोनेला टाइफी रोग का कारक है। इसका संक्रमण जो होता है भोजन तथा जल के माध्यम से होता है। किसी भी आयु के व्यक्ति को यह रोग हो सकता है, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, किसी का भी यह हो सकता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक बार इस रोग के होने पर दोबारा यह रोग नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, ये तो नहीं पता, क्योंकि अभी भी हमें नहीं हुआ है। एक बार जो अगर आपको ये रोग हो गया तो दोबारा ही नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है, ऐसा माना जाता है। इस रोग का समाप्ति काल 4 दिन से 40 दिन तक होता है, यानी 4 to 40 इतना ज़्यादा होता है, यानी बहुत कब ज़्यादा हो गया दिन ना, कम से कम 2 से 3 दिन होता तो कुछ अच्छा होता। फिर रोग काहे कहा जाता है ये, फिर तो ये रोग नहीं होता। लेकिन लक्षण, अब इसका टाइफाइड का लक्षण भी देख लेते हैं। इस रोग के प्रारंभ में सिर में तेज दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लगता है सिर फाटने लगा। रोगी काफ़ी बेचैनी अनुभव करता है। जैसे जैसे रोगाणु अपना प्रभाव फैलाते हैं वैसे वैसे जो उबर तीव्र हो जाता है। ज्वर के साथ सारे शरीर पर मोती के समान दाने निकल आते हैं, यानी जिसको क्या बोलते हैं ना आप, फोंसरी बोलते हैं उसको आम भाषा में। वास्तव में इस रोग के कारण अंतों यकृत एवं प्लीहा में सूजन आ जाती है। अंततः आहार नाल संबंधित कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे आंतों में दर्द, पेचिश, अतिसार आदि। इस रोग की पुष्टि विदाल परीक्षण
क्या है, विडाल टेस्ट बोलते हैं, विडाल परीक्षण से की जाती है। अब एग्जाम में आएगा कि जो टाइफाइड का परीक्षण कहाँ से किया जाता है, बताने विडाल परीक्षण विधि से। रोग से बचने के उपाय, मोतीझरा से बचने के लिए TABV का टीका लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति को बुखार हो जाए उसे अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी के साथ रहेगा तो उसको भी बुखार हो जाएगा। रोगी के बर्तन, बिस्तर आदि को अलग रखना आवश्यक है। ठीक हो जाने पर कीटाणुनाशक पदार्थ, गर्म पानी आदि से धोना चाहिए। रोगी के मल मूत्र को नष्ट कर देना चाहिए तथा उससे जीवाणुनाशक पदार्थ अवश्य डाल देने चाहिए। उपचार हेतु एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे अगला प्रश्न 15 नंबर, अल्कोहल के दुष्प्रभाव बताइए। अल्कोहल के क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अल्कोहल के दुष्प्रभाव, अल्कोहल जिसको हम शराब भी बोलते हैं का सेवन करने से शरीर पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव जो है तो आप उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो अल्कोहल से उत्पन्न हो सकते हैं वो है कि शराब के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र, विशेषकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जिससे आत्म समाप्त होना, मस्तिष्क कमजोर होना, स्मरण शक्ति क्षीण होना यानी कि याददाश्त कमजोर होना, विचार शक्ति लुप्त होना, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त होना और एकाग्रता की कमी होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। बाद में ऐसा व्यक्ति अपना आत्मसंयम या आत्मसम्मान जो होता है वो खो देता है। दूसरा, शराब में अल्कोहल होता है, सही बात है, होता है, जो कोशिकाओं से जल और शरीर से आंतरिक ग्रंथियों से होने वाले स्राव को तेजी से अवशोषित करता है। परिणाम स्वरूप पहले तो यकृत जो होता है, लीवर, सिकुड़ कर छोटा सा हो जाता है और इसके बाद उसका आकार सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे उसकी प्राकृतिक रसशीलता नष्ट हो जाती है। पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र में अनेक विकृतियाँ जो होती है उत्पन्न होती है। शरीर का पोषण उचित न होने के कारण दुर्बलताएं और अधिक बहुत ही ज़्यादा वो बढ़ जाती है। देखिए आप आगे देखिए, तीसरा, कोशिकाओं से जल अवशोषित होने के कारण वे नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे शरीर विशेषकर मांसपेशियों दुर्बल होकर, कमजोर होकर, शिथिल यानी कि ढीला ढाला पड़ जाता है। और चौथा, शरीर में विटामिनों की कमी हो जाती है, विशेषकर विटामिन बी श्रेणी के विटामिन, थायमिन आदि, और उनका वितरण अनियमित हो जाता है, जो शरीर में अनेक प्रकार की जो विकृतियाँ होती है ना उसको और रोग उत्पन्न करता है। और पांचवा, रुधिर परिसंचरण मुख्यतः त्वचा की ओर अधिक होने से त्वचा का जो रंग होता है वह लाल हो जाता है। वास्तव में इन स्थानों की रुधिर कोशिकाएं चौड़ी हो जाती है, अंदर इस स्थानों पर ताप अधिक हो जाता है। और छठा, भावनात्मक यद्यपि बढ़ी हुई दिखाई देती है तो किंतु शीघ्र उसमें आक्रामकता झलकने लगती है। इस बात में घृणा संपन्न भी हो जाती है। तो ये था बायोलॉजी, ये था आपका बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न हमने आपको बताया। कैसा लगा आप हमें इसको कमेंट में जरूर बताएंगे, कमेंट करके बता देना कैसा लगा, क्लास लगा। और जो भी नए बच्चे होंगे इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर तो कर ही देंगे।